जय हिंद स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी हाइब्रिड सीरीज़ ऑफ एमसीक्यू, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो आज की सीरीज़ में देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन हमको मिले हैं करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविंस वाज नॉट डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 1947। बहुत सरल प्रश्न है और आई थिंक हम सब लोगों ने इसके बारे में सुना भी है, और जिन लोग तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ 1947 देयर वर 17 प्रोविंसेस। हमको ये देखने को मिला कि वहाँ 17 प्रांत थे। उस समय ब्रिटिश इंडिया में 17 प्रांत थे 1947 में। अपार्ट फ्रॉम 17 प्रोविंसेस देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स। ये 565 प्रिंसली स्टेट भी थी उसमें जो हमको मिली थी। अब मतलब ये था कि 1947 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, उसने इसमें क्या चेंजेस किए, तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आउट ऑफ 17 कुछ ऐसे प्रांत थे जो पाकिस्तान को पूरे के पूरे दे दिए गए। जैसे एक प्रांत था सिंध, ये पूरा का पूरा उसको मिला पाकिस्तान को, सिंध। बलूचिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान को दिया गया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये भी पाकिस्तान को पूरे के पूरे दे दिए गए। इन सब के अलावा कुछ प्रांत थे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किए गए। डिवाइड करने वालों में एक था पंजाब, एक दूसरा था आसाम, और तीसरा था बंगाल। तो पंजाब को, असम को और बंगाल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया। हाँ, ये आप याद रखेंगे, ये पंजाब डिवाइड हुआ था वेस्टर्न पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। असम और बंगाल ये दोनों डिवाइड हुए थे ईस्टर्न पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो इसमें पूछा है कि कौन सा डिवाइड नहीं किया गया था। बंगाल डिवाइड हुआ है, ये उत्तर नहीं है। पंजाब भी डिवाइड हुआ है, असम भी डिवाइड हुआ है, सिंध डिवाइड नहीं हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए? तो हम इससे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उत्तर, अगर हम डिटेल स्टडी करेंगे तो निकाल पाएंगे। नेक्स्ट वन, हु फाउंडेड भील सेवा मंडल। हु फाउंडेड भील सेवा मंडल। आपको पता होना चाहिए कि भील इंडिया की एक बड़ी ट्राइब है। अगर हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है, और उस भीलों की सेवा करने के लिए, जनजातियों की सेवा करने के लिए बहुत सारी पर्सनैलिटी आई। हम देखते हैं इनमें सबके नाम। हम ये देखेंगे कि जनजातियों के लिए एक बहुत फेमस वर्ड यूज़ किया था ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने बहुत फेमस वर्ड यूज़ किया था, और वो था आदिवासी। आदिवासी। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर ट्राइबल पीपल बाय ठक्कर बापा। ठक्कर बापा's एक्चुअल नेम वाज अमृतलाल विठल दास ठक्कर। अमृतदास विठल लाल ठक्कर, दिस वाज द नेम ऑफ ठक्कर बापा, एंड ठक्कर बापा कंट्रीब्यूटेड हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। तो उन्होंने इस बारे में बहुत काम किया। ठक्कर बापा के बारे में कुछ और चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई, उसमें 1914 में इनको मेंबर बनाया गया, ठक्कर बापा को। ठक्कर बापा ने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की। भील सेवा मंडल की स्थापना की, ये ठक्कर बापा ने 1922 में की थी। ठक्कर बापा यानी अमृतलाल विठल दास ठक्कर को, ठक्कर बापा का जो टाइटल है बापा का, वो महात्मा गांधी ने दिया था 1939 से 1940। वो उनको बापा कहते थे, और उनको ये भी कहा जाता है फादर ऑफ हरिजन। ठक्कर बापा को
फादर ऑफ हरिजन के नाम से भी जाना जाता है। ठक्कर बापा ने जनजातियों के विकास के लिए बहुत काम किया है। नारायण गुरु की बात करेंगे तो इन्होंने केरला में एक ऐसा धार्मिक आंदोलन चलाया जहां किसी भी जाति के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश दिया जाता था। बहुत सारे सवर्ण लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया। दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रोटेक्शन को लेकर के आर्य समाज की स्थापना की और दयानंद सरस्वती को इसी कारण से बहुत उससे याद किया जाता है कि वे भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे। मेहताजी दुर्गादास मनसाराम, MD मनसाराम, इन्होंने भी जनजातीय विकास के लिए भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में लगातार प्रयास किया है। तो ये सब ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो डाउन टोडन क्लासेस से जुड़ी रही। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ सेपरेट पाकिस्तान। सेपरेट पाकिस्तान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? देखिए, ये बात तो तय है कि धीरे धीरे करके भारत में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। तो पाकिस्तान की मांग उठने के पीछे की स्टोरी क्या थी, कहानी क्या थी, उसको समझते हैं। सबसे पहले 1930 में एक बहुत फेमस पोइट थे, उनका नाम था मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए। और इनकी बहुत फेमस कविता भी ये कहते थे खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम हैं हम, सारा जहां हमारा। ये वही इकबाल हैं। कभी कभार ये पहले ये कहा करते थे हिंदू हैं हम और हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह की बातें इन्होंने इसमें कही हैं। लेकिन फिर इन्होंने ही मुस्लिम लीग के माध्यम से ये कहा कि हमको सेपरेट पाकिस्तान, यानी कि एक मुसलमानों का देश चाहिए। इस मुसलमानों के देश का नाम पाकिस्तान होगा, ये 1933 में एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, चौधरी रहमत अली ने। तो चौधरी रहमत अली वो हैं जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया। मुसलमानों के लिए अलग से देश होगा, ये सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने कहा। और इसी क्रम में 1940 के लाहौर मुस्लिम लीग के सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को रखा। 23 मार्च को रखा था 1940 में, और ये कहा था कि हमको सेपरेट पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए। वो ये समय था कि जब इन्होंने इस मांग को बहुत एक्सलेट कर दिया और ये कहा कि हमको अलग पाकिस्तान के अलावा किसी चीज़ से समझौता नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन जो जिन्ना ने जो ड्राफ्ट रखा था अलग पाकिस्तान का, हु प्रिपेयर्ड इट, तो वो जिन्ना ने तैयार नहीं किया था। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय खली कुज़मा, जो सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग हुआ करते थे, उन्होंने इसको तैयार किया था, खली कुज़मा ने। और इसी ड्राफ्ट को टेबल्ड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो पृथक पाकिस्तान का जो सुझाव है और जो ड्राफ्ट है वो खली कुज़मा ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पहले हम पानीपत के बारे में समझ लेते हैं। पानीपत के मैदान में 3 फेमस युद्ध लड़े गए हैं पानीपत में। पहला 1526, दूसरा 1556 एंड थर्ड वन इन 1761। ये लड़ा गया है पहला, जिसमें 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। दूसरा युद्ध लड़ा गया है अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा युद्ध लड़ा गया है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो पानीपत एक ऐसा बैटल्स ग्राउंड था जहां बहुत सारे युद्ध लड़े गए। इनमें से पानीपत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही प्रमुखता से जाने जाते हैं। अब मैंने कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। भारत पर अहमद शाह अब्दाली इन अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आया और मराठा पूना से लेकर के यहाँ के साथ लड़ने के लिए पहुँचे। मराठों में एक सिस्टम चलता है कि उनके कमांडर को पेशवा कहते हैं। शिवाजी ने 1674 में जब अपना शासन संभाला
तो उन्होंने अपने आप को राजा यानी छत्रपति घोषित किया और अपनी 8 लोगों की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई और उसको नाम दिया उन्होंने अष्टप्रधान। और उस अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे और उन 8 मंत्रियों में एक मंत्री को सबसे प्रमुख जिम्मेदारी दी जाती थी, जिसे उन्होंने नाम दिया पेशवा। तो पेशवा अष्टप्रधान में सबसे उच्च पद होता था। शिवाजी ने 1674 में सबसे पहले जिस व्यक्ति को पेशवा अपॉइंट किया उसका नाम था मोरोपंत त्रियंबक पिंगले। मोरोपंत त्रियंबक पिंगले। कुछ लोग ये कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था। नहीं, बालाजी विश्वनाथ वंशानुगत पेशवा पहला था, यानी बालाजी विश्वनाथ के बाद से ये परंपरा आ गई थी कि पेशवा के बेटे को या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को पेशवा बनाएंगे। तो यहाँ से जो पेशवाई है वो वंशानुगत हो गई थी। लेकिन पहला पेशवा मोरोपंत त्रियंबक पिंगले है, जिसे शिवाजी ने अपॉइंट किया था 1674 में अप टू 1683, तब तक वो रहा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आए पेशवा, उनको हम लोग कहते थे नीलकंठ। इस तरह से 1713 तक पेशवा बने रहे और 6वें पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ साहू जी के समय पर, और इसीलिए इनको वंशानुगत पहला पेशवा कहा जाता है। वंशानुगत पहला पेशवा कहा जाता है। बाजीराव फर्स्ट सबसे पावरफुल पेशवा है, इसको लड़ाकू कहा जाता है, और ये वो है जिसके साथ मस्तानी के किस्से थे और मस्तानी इसकी प्रेमिका थी और बाद में उसने उससे विवाह भी किया। इसका टाइम पीरियड था 1720 से 1740। इस 20 साल में इसने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, जिन्होंने 1740 से लेकर के 1761 तक शासन किया। और उसके बाद आते हैं माधव, जिन्होंने 1761 से लेकर के 1772 तक शासन किया। पानीपत का युद्ध मैंने कब कहा? 1761 में लड़ा गया। अब 1761 तक बालाजी बाजीराव ने भी शासन किया है और माधवराव ने भी शासन किया है। तो ये युद्ध जब लड़ा गया तो 14 जनवरी को हुआ, लड़ा गया था, और उस समय ही माधवराव प्रथम पेशवा थे। माधवराव प्रथम पेशवा थे जिनके शासनकाल में ये युद्ध लड़ा गया। तो सही उत्तर होगा माधवराव प्रथम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हुज टॉम इज आल्सो नोन एज चीनी का रोजा। किसकी समाधि को या किसकी कब्र को चीनी का रोजा के नाम से जानते हैं? देखते हैं। अफजल खान सिराजी, इसका पूरा नाम है अफजल खान सिराजी। ये शाहजहां के दरबार का एक योद्धा भी था और लेखक था। इसी के मकबरे को 1634 में आगरा में बनवाया गया, जिसे हम चीनी के रोजे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ग्यास बेग है। ग्यास बेग का मकबरा आगरा में है और इसके मकबरे को मिनी ताज के नाम से जानते हैं, बेबी ताज के नाम से जानते हैं ग्यास बेग। और ग्यास बेग को टाइटल मिला था एतमा उद्दौला। ये नूरजहां के फादर थे, नूरजहां, जिनका एक्चुअल नाम था मेहरुनिसा। फैजी का जो मकबरा है वो आगरा के रामबाग में है, आगरा के रामबाग में है। वहीं पर उसको दफनाया गया था। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन बाद में इसके मकबरे को, इसके बरियल को वहाँ से ट्रांसफ़र करके उसके सिकंदरा के पास शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ उसके परिवार के और भी मकबरे थे। अबुल फजल के मकबरे की बात करेंगे तो अबुल फजल का मकबरा, अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने ग्वालियर के पास, वहाँ उसकी हत्या की थी और वहीं उसके मकबरे को स्थित किया गया, अबुल फजल के मकबरे को। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, शेख मुबारक के बेटे थे और उनके दरबार में दोनों ही नवरत्न थे। तो उसका सही उत्तर होगा अफजल खान सिराजी, अफजल खान सिराजी। ठीक, अफजल खान सिराजी का मकबरे को चीनी का रोजे के नाम से जानते हैं। अगर हम मकबरे के बड़े होने की बात करेंगे तो वो अकबर का मकबरा जो आगरा के सिकंदरा में बना हुआ है, बहुत बड़ा मकबरा है, जिसमें 44 बरियल्स हैं, 44 कब्र हैं, लेकिन वो सारी खाली पड़ी हुई हैं, कुछ ही कब्रों को यूज़ किया गया है। लेकिन जो अकबर के जो फादर साहब थे हुमायूं, उनका मकबरा जो दिल्ली में है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अकबर का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, हुमायूं का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ कालिदास इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कालिदास की कौन सी किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया? इन द ईयर 1798
मिस्टर विलियम जोन्स translated the book of Kalidas called अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है और इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, ये वही दुष्यंत हैं जिनके पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम निकला। विक्रमोर्वशियम भी नाटक है कालिदास का, जिसको कालिदास ने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य और उनकी प्रेमिका उर्वशी के बारे में लिखा है। मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने बादलों के द्वारा एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे संदेश भेजता है, इसके बारे में लिखा है। कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें गणेश के बड़े भाई कार्तिकेय के द्वारा राक्षसों को मारने का, उनका वध कैसे किया गया, इसके संबंध में लिखा गया है। उसे कहा गया है कुमार संभव। तो इसमें एक ही बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। ये पूरे यूरोप में सबसे फेमस बुक है। इसका पहले इंग्लिश, फिर बाद में जर्मन भाषाओं, 2 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है विलियम जोन्स ने, और जर्मन में इसका ट्रांसलेशन किया है एली नोव ने। नेक्स्ट, विच इस्लामिक किंगडम वाज नॉट प्रेज्ड बाय बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो पहले ये देखते हैं बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। तो उसे हम लोग कहते हैं बाबरनामा। ये बाबरनामा है, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैकलेन पब्लिकेशन ने इसको इंग्लिश में भी निकाला है। इस बाबरनामा में बाबर ने इसमें तुर्की भाषा का यूज़ किया है, टर्किश। बाबर एक्चुअली टर्किश ही था, उसने तुर्की भाषा का यूज़ किया है। और इस बुक को फारसी में अनुवाद किया है अबुल फजल ने, जिसको हम लोग कहते हैं बाबरनामा के नाम से। और बाबर ने जब इसको ओरिजिनली टर्किश में लिखा तो उसका नाम था तुजुक ए बावरी। तुजुक ए बावरी के नाम से लिखा। और बाबरनामा, किसी भी बुक में अगर नामा है, जहांगीरनामा, शाहनामा, तो वो फारसी में है। अगर उसमें बाबरी, जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी जैसे बुक हैं तो वो टर्किश में है, दूसरी भाषाओं में है। और इस बुक को सबसे पहले लीडेन ने, उसके बाद अर्शकिन ने और बेवरेज ने, इन 3 लोगों ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अलग अलग। ठीक, तो बाबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, अवेलेबल है। इस बाबरनामा में बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ने खुद लिखी है, उसमें बाबर लिखता है कि मुझे हिंदुस्तान में 5 इस्लामिक किंगडम बड़े पावरफुल लगते हैं। उसमें से नंबर 1 मालवा, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 बहमनी, नंबर 4 बंगाल और नंबर 5 गुजरात। ये 5 उसने, इसमें मुल्तान का जिक्र उसने नहीं किया है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन वो 5 इस्लामिक किंगडम जो बाबर ने डिस्कस किए हैं अपनी बायोग्राफी में, वो हैं बंगाल, गुजरात, मालवा, दिल्ली और बहमनी। इन 5 के अलावा 2 उसने हिंदू किंगडम भी उसमें डिस्कस किए हैं। 2 हिंदू किंगडम डिस्कस किए हैं, उनमें से एक है मेवाड़ और एक है विजयनगर। एक है विजयनगर का किंगडम, विजयनगर। और विजयनगर में भी वो जो राजा हैं कृष्णदेव राय, उनके बारे में बात करता है। कृष्णदेव राय का शासनकाल और बाबर का शासनकाल लगभग बराबर है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ मुगल वार ऑफ सक्सेशन। मुगल वार ऑफ सक्सेशन क्या है, तो उसको ऐसे समझिएगा। 1657 में एक खबर, र्यूमर आया कि शाहजहां की तबीयत बहुत ख़राब है, शाहजहां बहुत बीमार है। शाहजहां की इस बीमारी को कुछ लोगों ने बताया कि लाइलाज है, इसकी बीमारी लाइलाज है। और जब शाहजहां शासक था तो उस समय मुगल एम्पायर कैसा है कि पूरे दक्कन को अकेले ही संभालता है, जिसका नाम है औरंगजेब। ये पूरे दक्कन को संभालता है। गुजरात सूबे का मालिक है जिसका नाम है मुराद। और बंगाल सूबे का जो मालिक है उसका नाम है सहसुजा। और पंजाब सूबे का मालिक है दारा शिकोह। ये चारों भाई हैं
और पूरे एम्पायर में तब इनके फादर भी जिंदा हैं जिनका नाम है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के जीते जी इन चारों भाइयों के बीच में एक बात आई कि अगर शाहजहाँ की अचानक डेथ हो जाती है तो मुग़लों में अगला बादशाह कौन बनेगा। मुग़लों में बादशाह बनने के कोई भी नियम नहीं है मुग़ल वंश में। वहाँ ऐसा होता है कि जिसको उपयोग है या जो बन सकता है वो बन जाता है। इस बात को देखते हुए इन चारों भाइयों के बीच में संघर्ष उठा और उस संघर्ष का एक ही उद्देश्य था कि कौन उत्तराधिकारी होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं मुग़ल कालीन उत्तराधिकार का युद्ध। कई साम्राज्यों में उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए हैं। मुग़लों का उत्तराधिकार का युद्ध भी प्रसिद्ध है, उसको हम लोग समझते हैं। तो ये चारों भाई थे अलग अलग क्षेत्र में। देखो 24 फरवरी 1658 को सबसे पहले सेनाएं पहुंचती हैं वाराणसी के पास। दारा शिकोह की सेनाएं और सहसुजा की सेनाएं। और यहां पर एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, इस युद्ध में सहसुजा हार जाता है और दारा शिकोह इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। इसको देखते हुए कि दारा बहुत पावरफुल है, औरंगजेब और उसका भाई मुराद, ये दोनों एक साथ आक्रमण करते हैं दारा शिकोह पर। और ये आक्रमण होता है यहाँ पर 25 अप्रैल 1658 को, 1658 को यहाँ आक्रमण होता है। और इस जगह का नाम है धर्मत। धर्मत और धर्मत नामक स्थान पर आक्रमण होता है जिसमें इन दोनों की सेना दारा शिकोह को हरा देती है। दारा शिकोह जब पराजित हो जाता है इसे कहते हैं धर्मत का युद्ध। तो पहला युद्ध कौन सा है? बहादुरपुर। दूसरा कौन सा है? धर्मत। इसके बाद औरंगजेब और मुराद की सेना एक बार फिर आगे बढ़ती हैं और ये पहुंचती हैं 8 जून को। 8 जून 1658 को आगरा के पास पहुंचती हैं। जगह का नाम है सामूगढ़। सामूगढ़ में पहुंचती हैं और इस बार औरंगजेब बड़ी चालाकी से दारा शिकोह को हरा देता है और किले के अंदर प्रवेश कर जाता है जहां पर बैठे हुए थे मुग़ल एम्परर जिनका नाम है शाहजहां। और वह शाहजहां से कहता है कि ये गद्दी मुझे चाहिए और वह गद्दी अपने हाथ में ले लेता है 1658 में ही और अपना नाम कर लेता है आलमगीर। कहता है आज से औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाएगा। इसमें कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने पिता को और उसने हाउस अरेस्ट के लिए छोड़ दिया, अपने पिताजी को हाउस अरेस्ट में रख दिया। लेकिन अभी वॉर ऑफ सक्सेशन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि दारा शिकोह की डेथ नहीं हुई। इसके बाद 5 जनवरी को 1659 में औरंगजेब की सेनाएं दारा शिकोह और उसके बेटे को एक बार फिर पराजित करती हैं और लगभग मुगलों के सभी क्षेत्रों पर औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ खजुआ। एंड द लास्ट बैटल वाज ऑन 14 अप्रैल 1659। द बैटल वाज कॉल्ड देवराई। देवराई की घाटी में हुआ और इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई को पराजित कर उसकी हत्या करवाई और सर्वे सर्वा मुग़ल एम्पायर का मालिक हो गया। इस सारे युद्धों को कहते हैं उत्तराधिकार के युद्ध। परीक्षा में प्रश्न क्या आया है? इनमें से कौन सा उत्तराधिकार का युद्ध नहीं है? तो सामूगढ़ का युद्ध मैंने आपको अभी बताया 8 जून को हुआ ये 1658 में। बहादुरपुर का युद्ध ये सबसे पहले हुआ 24 फरवरी 1658। देवराई का युद्ध सबसे आखिरी में हुआ 14 अप्रैल 1659 को। और घिरिया का युद्ध का मुग़लों से कोई लेना देना नहीं है। ये 1740 में हुआ था जब अली वर्दी खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था घिरिया के युद्ध में 1740 में। तो इसका मुग़लों से कोई लेना देना नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री? तेलुगु कविता का फादर किसे कहा जाता है? एक राजा हुए कृष्णदेवराय, KDR के नाम से उनको जानते हैं, कृष्णदेवराय। ठीक। और ये 1509 से 1529 तक सत्ता में रहे। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। इन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को पैट्रोनेज दे रखा था। उनमें एक थे जिनका नाम था अल्सनी पैडन।
और इन्हीं को कहा जाता है तेलुगु कविता का पितामह, फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री। लेकिन इनके दरबार में कुछ और लोग भी थे, जैसे नेक्स्ट वन इनके दरबार में एक थे नंदी तिम्मन। नंदी तिम्मन भी थे इनके दरबार में। इनके दरबार में धुरजटी भी थे। इनके दरबार में भट्ट मूर्ति भी थे। इनके दरबार में मद्दय मल्लयगिरी भी थे। इनके दरबार में पिंगली सूरन भी थी। इनके दरबार में अच्चल राजू रामचंद्रन भी थे। और इनके दरबार में तेनाली कृष्ण रामा भी थे। इन सभी को मिलाकर के कहते हैं अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? केडीआर के दरबार में थे, जिनमें से अल्लानी पेड्डन को, अल्लसनी पेड्डन को हम लोग कहते हैं तेलुगु कविता का पितामह। यहाँ पे लिखा हुआ श्रीनाथ, श्रीनाथ देवराय फर्स्ट के दरबार में थे, केडीआर के दरबार में नहीं थे। तो इनका तेलुगु साहित्य से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे आज के प्रश्न। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए